बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की लेक्चर नंबर 18 में हमने कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस को डिस्कस करना है। सबसे पहले तो आपका यही एमसीक्यूज़ है कि CSMA की फुल फॉर्म क्या है। तो हमेशा याद रखें कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। अब यहाँ पर हमने ईथरनेट के अंदर CSMA को यूज़ ही क्यों किया, क्योंकि स्टूडेंट हमारा जो ईथरनेट होता है, जब कोई भी कंप्यूटर्स ईथरनेट के थ्रू ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं तो वहाँ पर कोई भी सेंट्रल कंट्रोल मैनेजमेंट नहीं होती। तो इसी पर्पस की वजह से ईथरनेट एम्प्लॉय करता है CSMA को, ताकि वो डिफरेंट अटैच्ड कंप्यूटर्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन कर सके। देखिए ना, अब ऐसे ही तो बेतुकी से कुछ नहीं होता ना, एक हेड भी तो चाहिए होता है। तो आप यहाँ पर यही समझ लें कि ईथरनेट के अंदर जो हेडमास्टर आता है, जो प्रिंसिपल आता है, जो तमाम चीज़ें देख रहा होता है, वो हमारा CSMA होता है। यहाँ पर नीचे लिखा भी है, इज़ अ कोऑर्डिनेशन स्कीम दैट डिफाइंस हाउ टू टेक टर्न यूजिंग अ शेयर्ड केबल। किस तरह से आपने टर्न लेना है जब आप एक ही केबल को शेयर कर रहे हों। तो इसका एक सादा सा असूल यही होता है कि पहले सुनो फिर बोलो। कंप्यूटर डेटा भेजने से पहले तार को चेक करता है कि कहीं इससे पहले करंट आ तो नहीं रहा। अगर तार बिल्कुल फ्री है तो वो अपना पैकेट भेज देता है। लेकिन ज़रा सोचें, अगर दो कंप्यूटर्स ने एक ही वक्त में चेक कर लिया और दोनों को ही तार फ्री लगी, अब तो मसला हो जाएगा ना। दोनों ने इकट्ठे ही पैकेट भेज देने हैं, तो तार के दरमियान में आकर दोनों पैकेट्स एक दूसरे से टकरा जाएंगे। अब ये जो टक्कर होती है, इस टक्कर को हम कहते हैं कोलिजन। अब इस कोलिजन यहाँ पर आपका जो डेफिनेशन है यहाँ पर ख़त्म हो जाती है कि जब दो चीज़ें आपस में टकराती हैं तो वो क्या होती है, वो एक कोलिजन होती है। यहाँ पर कोलिजन डिटेक्शन में भी ये है कि सिग्नल फ्रॉम टू कंप्यूटर विल इंटरफेयर ईच अदर एंड ओवरलैप द फ्रेम इज कॉल्ड कोलिजन। ये कोलिजन कहलाती है, जो वो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जब ये कोलिजन होती है ना, तो हमारी हार्डवेयर को कोई ख़ास मसला नहीं होता, लेकिन हमारा जो बोथ फ्रेम्स होते हैं, डेटा के बोथ फ्रेम्स होते हैं, वो ग्रैब कर जाते हैं या फिर वो आपस में टकराकर डैमेज हो जाते हैं। तो ईथरनेट CD अब क्या है, टू डिटेक्ट द कोलिजन। कोलिजन को डिटेक्ट करने के लिए जो टूल यूज़ होता है वो हमारा ईथरनेट CD है। तो इसे याद कर लें, ये आपका इम्पोर्टेंट MCQs है। ईथरनेट के हार्डवेयर में इतनी अकल होती है कि वो इस कोलिजन को सुन सकता है। जो ही टकराव होता है वो फ़ौरन अपना काम रोक देता है ताकि मज़ीद कोई और नुकसान ना हो। तो कितना समझदार है हमारा हार्डवेयर कि जैसे उसे पता चलता है वो अपनी वर्किंग वहीं पर स्टॉप कर देता है। जाहिर सी बात है, जब वो कोलिजन होगी तो मे भी हो सकता है कि ऐसा लगे कि कुछ ट्रांसमिट ही नहीं हो रहा, तो फिर से वो पैकेट भेज दे, फिर से वो सिचुएशन क्रिएट हो जाए और इसी तरह हमारा जो नेटवर्क है वो आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होता होता फेल हो जाए। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमारा CD हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है टू ईथरनेट यूज CSMA CD टू कोलिजन कोऑर्डिनेट ट्रांसमिशन। तो जब हमारी कोलिजन डिटेक्ट हो जाती है और कंप्यूटर ट्रांसमिशन को स्टॉप कर देता है, तो इसी सिनेरियो में जो हेल्पफुल होता है वो हमारा CD ही है। बस ये MCQs आता है आपका कि कौन हमें फैसिलिटेट करता है, रिकवरी फ्रॉम कोलिजन। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम इसकी रिकवरी कैसे करते हैं। जो जब दो कंप्यूटर्स का डेटा आपस में टकरा गया तो अब क्या होगा, दोनों ने डेटा भेजना तो है ही ना। अब दोनों दोबारा भेजने के लिए कुछ मिली सेकेंड्स का इंतज़ार करेंगे, लेकिन अगर दोनों ने ही अगेन 5 सेकेंड का इंतज़ार किया, टकराव तो फिर से हो जाएगा। इसीलिए वो यहाँ पर आकर एक और स्टेप उठाते हैं, वो यूज़ करते हैं रैंडम डिले के प्रिंसिपल को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सो द स्टैंडर्ड स्पेसिफाई मैक्सिमम डिले एंड बोथ कंप्यूटर चूज रैंडम डिले विच इज़ लेसर। अब रैंडम डिले का प्रिंसिपल क्या होता है कि एक कंप्यूटर इंतज़ार करता है 2 सेकंड के लिए और जो दूसरा कंप्यूटर होता है वो 4 सेकंड का इंतज़ार करता है। जिसके सेकंड जल्दी पूरे होंगे वो चुपके से अपने डेटा को भेज देगा। लेकिन अगर किस्मत इतनी ख़राब हुई कि दोनों का रैंडम जो टाइम है वही सेम आ जाए, तो फिर से कोलिजन हो जाएगी। अब इस तरीके के बाद इसको भी हमने चेक कर लिया, क्योंकि नेचुरल सी बात है, ये भी तो हो सकता है ना कि कभी कभार वो सबका टाइम ही सेम कर दे। तो
इस मसले को हल करने के लिए जो हमारे पास आता है वो है एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ। ये हमारा बेहतर होता है। अब इस तरीके के अंदर क्या होता है, अगर पहले उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड का सोचा था, तो अब वो पेनल्टी के तौर पर अपना टाइम डबल करके 20 सेकंड कर लेंगे। अगर फिर भी टकराव हो जाएगा तो वो उसे 40 सेकंड कर लेंगे, ताकि हमारा जो टकराव है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये बहुत ही अच्छा एक ये समझ लें कि सॉफ्टवेयर होता है जो खुद से डिसीजन कर रहा होता है। तो यहाँ पर हम देख भी लेते हैं, इवन द रैंडम डिले कोलैप्स कोलिजन में अक्कर स्पेशली लाइक व्हेन बिजी सेगमेंट्स। जब बिजी सेगमेंट्स में कोलिजन हो जाती है तो कंप्यूटर डबल्स डिले, कंप्यूटर क्या कर देता है, डिले को डबल कर देता है। अब एमसीक्यूज किस तरह से आता है कि ऐसा कौन सा मेथड होता है जिसके अंदर कंप्यूटर डबल्स डिले विद ईच सब्सिक्वेंट कोलिजन, तो एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ वो मेथड होता है। इट रिड्यूस लाइकहुड ऑफ सीक्वेंस ऑफ कोलिजन, तो ये हमारी जो सीक्वेंस होता है उसको तोड़ देता है। नेक्स्ट हमारे पास है 802.11 वायरलेस लैंस एंड CSMA-CD। स्टूडेंट अब ये क्या बला है, तो ये वायरलेस का ही एक स्टैंडर्ड होता है जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पर रेडियो सिग्नल्स को यूज़ करता है। तो आपने याद रखना है कि IEEE 802 इज़ अ स्टैंडर्ड वायरलेस लैन दैट यूजेस रेडियो सिग्नल 2.4 गीगाहर्ट्ज़। ये MCQs आपसे पूछा जाता है। इट्स डेटा रेट इज़ 11 MB, जो इसका डेटा रेट होता है वो 11 MB होता है। द ओल्डर डिवाइसेस यूज रेडियो सिग्नल्स ऑफ 900 मेगाहर्ट्ज़ एंड द डेटा रेट इज़ 2 Mbps। तो पहले जो हमारी डिवाइसेस थी, जो सिग्नल्स थे, वो 9 मेगाहर्ट्ज़ तक के सिग्नल्स को यूज़ करते थे और जो डेटा रेट होता था वो 2 MB होता था। यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास है ब्लूटूथ स्पेसिफाई अ वायरलेस लैन फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। तो ये भी इंपॉर्टेंट MCQs है कि ब्लूटूथ डिवाइस जो होती है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ होती है। जैसे कि आपके फ़ोन के साथ जो ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाती है तो वो बहुत छोटे से एरिया के लिए होती है, जैसे आपके घर तक, जैसे मैक्सिमम आपकी जो घर के तीनों पोर्शंस होते हैं यहाँ तक कनेक्ट हो सकती है, इससे ज़्यादा इसकी रेंज नहीं होती। इट यूजेज शेयर्ड मीडियम एंड रेडियो वेव्स इंस्टेड ऑफ कोएक्सियल केबल। तो ये किस चीज़ को शेयर करती है, ये मीडियम को शेयर करती है और रेडियो वेव्स को यूज़ करती है, किसकी बजाय, कोएक्सियल केबल्स की बजाय। आपको पता ही है ना स्टूडेंट, जो आपकी ब्लूटूथ होती है, जैसे आपके ईयरबड्स, तो उसके साथ कोई वायर नहीं लगी होती, वो ऐसे रिमोटली आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। जबकि जो आपकी जो ईयरफोन होते हैं या हेडफोन होते हैं तो वो वायर के साथ कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लिमिटेड कनेक्टिविटी। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी है स्टूडेंट कि हमें इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी थी। हमारी जो वाईफाई था, जैसे हमारा वायरलेस है CCMA-CD, वो उसे हम यूज़ नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि हवा के जो सिग्नल्स थे वो इतने वीक होते हैं कि अगर एक ही वक्त में बोल भी रहे हों और जो डिवाइस है वो बोल भी रही हो और सुन भी रही हो तो उसे कुछ भी समझ नहीं आएगा, उसे पता ही नहीं चलेगा कि कोलिजन हुई थी या नहीं। इसीलिए हमने वाईफाई में कोलिजन अवॉइडेंस यानी कि CA को यूज़ किया। भेजने वाला पहले रिसीवर को दूर से एक छोटा सा मैसेज भेजकर पूछता है कि भाईजान मैं डेटा भेज दूं। रिसीवर पूरे मोहल्ले में ऐलान करता है, हाँ फला जो बंदा है मुझे डेटा भेजने लगा है। बाकी सब खामोश हो जाते हैं। इस ऐलान की वजह से जो हमारे टकराव के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो ये चीज़ होप सो आपको कवर हो गई होगी कि हमारी जो लिमिटेड कनेक्टिविटी विद वायरलेस है वो प्रिंसिपल किस तरह से काम करता है। जो हमारा जिसने सिग्नल भेजना है वो जाकर बोलेगा कि भाई मैं भेजना चाहता हूँ। जब उसके पास मैसेज पहुँच जाएगा रिसीवर के पास तो रिसीवर ऐलान कर देगा, जैसे आपकी मोहल्ले की मस्जिदों में ऐलान होता है, जैसे ऐलान होगा कि ये फ़लाँ बंदा मुझे सिग्नल भेजने लगा है, तमाम जो बाकी होंगे सेंडर्स होंगे वो उसका वेट करेंगे। बाकी हम इसकी इंग्लिश भी देख लेते हैं। CSMA-CD की CA सॉरी वायरलेस यूज़ कोलिजन अवॉइड। जो हमारा वायरलेस होता है ना वो कोलिजन को अवॉइड करता है बजाय इसके कि वो उसको डिटेक्ट करे। देखिए ना कि अगर हम कहते हैं ना परहेज़ इलाज से बेहतर है, तो इलाज करने से अच्छा है कि हम परहेज़ ही कर लें। तो ये इसी प्रिंसिपल को मानता है। ट्रांसमिटिंग कंप्यूटर सेंड वेरी शॉर्टली मैसेज टू रिसीवर, छोटा सा मैसेज भेजेगा कि भाई मैं आना चाह रहा हूँ। जैसे ही रिसीवर आएगा उसके पास
तो रिसीवर क्या करेगा, सबको बता देगा कि भाई ये फ़लाँ बंदा आ रहा है। तो ये इस चीज़ को याद रखिए, जो रिसीवर की ब्रॉडकास्ट होती है वो ब्रॉडकास्ट होती है, तो वो तमाम पोटेंशियल जो रिसीवर्स होते हैं उन तक पहुंच जाती है। यही चीज़ मैंने आपको ऊपर भी कवर करवाई है। अब कोलिजन क्या होता है, द रिसीवर मे रिसीव सिमुलेटेनियसली रिक्वेस्ट विच रिक्वेस्ट इन द कोलिजन एंड बोथ रिक्वेस्ट लॉस्ट एंड इन दिस वे द ट्रांसमिशन। तो क्या होता है कि कभी कभार बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही होती हैं, जब वो दोनों रिक्वेस्ट आपस में कोलैप्स करती हैं तो रिसीवर बंदा जो होता है वो कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि मैंने किसको हक देना है और किसको रोकना है। तो फिर यहाँ पर हमारी जो कोलिजन होती है वो मेट कर जाती है। तो ये चीज़ें तो साथ साथ चलती रहती है, आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट होती रहेगी और आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो कोलिजन है वो ख़त्म तो नहीं होती, किसी भी सिनेरियो में ख़त्म नहीं होती। ये जो आजकल इंटरनेट के इतने मसाइल पैदा हो जाते हैं तो वो इसी वजह से होते हैं ना कि कोई ना कोई मसला आता ही रहता है कम्युनिकेशन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है लोकल टॉक। एप्पल इन्वेंटेड द लैंड टेक्नोलॉजी दैट यूजेस द बस टोपोलॉजी। तो एप्पल ने जो लैंड टेक्नोलॉजी यूज़ की थी, स्टूडेंट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, वो बस टोपोलॉजी को यूज़ करती थी। इट इंटरफेस इज़ इंक्लूडेड विद ऑल मैकिंटोश कंप्यूटर्स। तो इसका जो इंटरफेस था वो तमाम कंप्यूटर्स के लिए था। इट हैज़ रिलेटिवली लो स्पीड, इसकी जो स्पीड थी वो रिलेटिवली लो थी और स्पीड कितनी थी 230.4 kbps। आल्सो इट वॉज लो कॉस्ट एंड वी कैन गेट अ फ्री विद मैकिंटोश, और इसको हम फ्रीली यूज़ कर सकते हैं विच इज़ ईजी टू इंस्टॉल एंड कनेक्ट। तो स्टूडेंट आपने इसको एक्सप्लोर करना है, अगर आपके पास टाइम हो, अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो आपने इसे देखना है, क्योंकि हम ये बिल्कुल फ्री है इंस्टॉल करना। आपको एक बात मैं क्लियर करूं स्टूडेंट, आपने प्रैक्टिकल ज़रूर करना है। प्रैक्टिकल करने से एक तो आपको तमाम चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाती हैं, प्लस आप अपनी जो आपका एग्ज़ाम होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो बिना प्रैक्टिकल किए ना तो आप कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं और ना ही आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आपने इसको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करके भले आप इसको डिलीट कर दें लेकिन आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। टोकन रिंग अब क्या चीज़ होती है, रिंग टोपोलॉजी हमने ऊपर पढ़ी थी। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसमें हम बारी लेते हैं, बारी लेने के लिए टोकन पास किया जाता है। हार्डवेयर अब ऐसा होना चाहिए कि कोई कंप्यूटर बंद भी हो तो टोकन आगे पास हो जाए। वहाँ पर तो ये होता था ना कि अगर कंप्यूटर बंद है, ख़राब है, तो वहीं पर हमारी टोपोलॉजी रुक जाती थी। लेकिन अब हमने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि मिसाल के तौर पर एक कंप्यूटर बंद भी पड़ा है तो फिर भी हमारे टोकन को आगे जाना चाहिए। तो अब टोकन का हम यूज़ कैसे करेंगे, जो कंप्यूटर डेटा भेजना चाहता है वो पहले टोकन का इंतज़ार करता है, अपना काम ख़त्म करके वो टोकन वापस रिंग पर छोड़ देता है ताकि अगला कंप्यूटर यूज़ कर सके। इसके बाद हमारी सिंक्रोनाइजेशन कैसे होती है, क्योंकि हमारी ये जो तमाम प्रोसेसेस हो रहे होते हैं इसको सिंक्रोनाइज होना भी तो ज़रूरी है। चूँकि टोकन एक ही होता है इसीलिए एक वक्त में सिर्फ एक ही कंप्यूटर को भेजा जाएगा, जिससे कोलिजन होगी ही नहीं और एक छोटा सा मुख्तसर सा फ्रेम बन जाएगा। तो कितना ज़्यादा बेस्ट हो गया है ना। पहली प्रॉब्लम जो हमारी रिंग के अंदर आ रही थी ना कि अगर कंप्यूटर बंद पड़ा है तो हमारा जो सिस्टम था वो फेल हो जाता था, तो इसको हमने इस चीज़ के साथ हल कर लिया कि अगर बंद भी हो तो वो आगे पास कर सकता हो। फिर हमने ये देखा कि हमारी जो रिंग है वो एक शेयर्ड मीडियम के तौर पर वर्क करेगी, ट्रीट की जाएगी। उसके बाद हमने इस चीज़ को इस तरह से देखा कि जब टोकन एक ही है तो एक वक्त में एक के पास ही होगा और जिसके पास होगा वही काम कर सकेगा। जब वो उसे रिलीज़ करेगा फिर ही कोई दूसरा कंप्यूटर अपनी ट्रांसमिशन को स्टार्ट कर सकेगा। तो हमारी जो कोलिजन वाला जो मसला था वो यहाँ पर आकर सॉर्ट आउट हो जाता है। तो ये यहाँ तक हमारा जो टॉपिक है वो कवर हो चुका है। देखिए ना, जो टोकन रिंग होता है बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे स्कूल में बच्चों का ग्रुप जो एक सर्कल के अंदर बैठा हो और उनके पास बोलने के लिए एक ही माइक हो। जिसके हाथ में माइक है वो बोलेगा, वही सिर्फ अपनी बात करेगा, बाकी सब चुप करके सुनेंगे। तो ये हमारा एक प्रिंसिपल होता है और जब उसकी बात ख़त्म हो जाएगी तो वो माइक अगले को पकड़ा देगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि इसमें कभी टकराव नहीं होता क्योंकि टोकन एक ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन का भी ये रूल हो गया यहाँ पर। IBM टोकन रिंग, IBM टोकन रिंग क्या थी, ये सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती थी। इट वॉज ओरिजिनली इसकी जो स्पीड थी वो 4 Mbps थी और अब ये 16 Mbps हो गई है।
इट यूजेज स्पेशल कनेक्शन केबल, ये एक स्पेशल कनेक्शन केबल को यूज़ करती थी बिटवीन कंप्यूटर एंड रिंग इंटरफेस। तो ये एक स्पेशल केबल को यूज़ करती थी किसके दरमियान, कंप्यूटर और रिंग इंटरफेस के दरमियान। जो रिंग बन रही है वो जाहिर सी बात है किसी वायर के थ्रू ही बन रही होगी ना, उसका जो कनेक्शन है उसका फिजिकल होना भी तो ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास है FDDI। FDDI स्टैंड फॉर फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरकनेक्शन। तो इस चीज़ को आप याद कर लें, आपका इंपॉर्टेंट MCQs कवर हो गया है। इज़ एन अदर रिंग टोपोलॉजी, ये भी हमारे पास एक रिंग टोपोलॉजी है। इट वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। सबसे पहला ये कि ये फाइबर ऑप्टिक्स को यूज़ करता है बिटवीन स्टेशन एंड ट्रांसमिशन डेटा, जिसका जो ट्रांसमिशन डेटा होता है वो 100 PS होता है। और इट यूजेस पेयर ऑफ फाइबर्स टू मेक टू कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। ये दो पेयर्स को यूज़ करता है कॉन्सेंट्रिक पेयर्स रिंग बनाने के लिए। अब फर्ज करें एक दायरे में कोई तार टूट गई है, तो कंप्यूटर्स बहुत ही होशियारी के साथ डेटा को फ़ौरन दूसरे जो लूप होगा उसमें बैक कर देंगे। इस तरह जो नेटवर्क होता है वो कभी भी बंद नहीं होता। ये नीचे आपको जो डायग्राम दी हुई ये देखें, यहाँ पर इसी तरह से हमारा जो दायरा है डबल चल रहा है ना, पेयर चल रहा है। तो ऐसे ये इस तरह मूव कर रहा है, एक पेयर हमारा ये है, दूसरा हमारा ये है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर आकर ना हमारा जो एक पेयर है वो यहाँ पर ब्रेक कर गया। अगर तो ये सिंगल ही पेयर होता तो हमारी जो ट्रांसमिशन थी वो तो रुक जानी थी, लेकिन इसके साथ एक तार और भी है। जैसे ही हमारा कनेक्शन यहाँ पर ब्रेक हुआ वो यहाँ से वापस मुड़ गया। ये देखें, यहाँ से यहाँ पर ब्रेक हुआ, यहाँ से इसने टर्न ले लिया और फिर ये वापस वहीं से मूव करने लग गया। अब ये वाला जो कंप्यूटर है ये खामोश बैठा हुआ है, लेकिन जो बाकी कंप्यूटर्स हैं उनमें कम्युनिकेशन स्टिल हो रही है। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है ATM स्टार टोपोलॉजी। ATM स्टार टेक्नोलॉजी ATM स्टार नेटवर्क। ये टेक्नोलॉजी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक पैकेट स्विचेस पर मुश्तमिल होते हैं, जिनके साथ जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं वो अटैच होते हैं। ATM स्विचेस एक बहुत बड़ा हब बना देते हैं, जिसके साथ तमाम कंप्यूटर्स और स्टार टोपोलॉजीज जो होती हैं वो एक जो हमें फर्जी सा एक स्टार होता है उसी फॉर्म में कनेक्ट हो जाते हैं। इसमें हर कंप्यूटर्स को पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन मिलता है और डेटा डायरेक्टली हब के ज़रिए डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। तो स्टूडेंट, हमने इस चीज़ को किस तरह से डिस्कस किया कि हमारी जो ATM स्विच होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है जिसके साथ डिफरेंट कंप्यूटर्स अटैच होते हैं, और ये जो स्विच होता है वो एक हब की फॉर्म में काम करता है। और ये जो डिफरेंट कंप्यूटर्स अटैच होते हैं वो एक स्टार की फॉर्म में अटैच होते हैं, और ये जो कनेक्शन होता है हर कंप्यूटर्स के दरमियान वो एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। ATM डिटेल्स, इट ट्रांसमिट डेटा एट ओवर 100 Mbps। स्टूडेंट, इतना इंपॉर्टेंट ये MCQ है कि ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट से पूछा जाता है। तो ये 100 Mbps तक के डेटा को ट्रांसमिट करता है। इट यूजेस फाइबर ऑप्टिक्स टू कनेक्ट कंप्यूटर टू स्विचेस। ये फाइबर ऑप्टिक्स को यूज़ करता है। ईच कनेक्शन इंक्लूड 2 फाइबर्स। हर कनेक्शन के अंदर 2 फाइबर्स होते हैं, और इसकी जो डायग्राम है ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास तो यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। दुआओं में ज़रूर याद रखें स्टूडेंट। क्यों ना एक क्विज़ हो जाए, हमारे 8 चैप्टर हो चुके हैं, तो आपके ऑलमोस्ट 18 चैप्टर्स शामिल होंगे मिड के अंदर। तो स्टूडेंट, क्यों ना मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त सा सॉफ्टवेयर बना दूं जिससे आप अपनी तैयारी कर सकें, अपने शॉर्ट लॉन्ग तमाम कंसेप्ट्स और अपने टेस्ट दे सकें। तो अगर आप स्टूडेंट्स ऐसा सॉफ्टवेयर चाहते हैं और बिल्कुल फ्री चाहते हैं तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। अगर मैक्सिमम कमेंट हुए तो मैं आपके लिए एक अमेजिंग सा सॉफ्टवेयर तैयार करूँगी। दुआओं में ज़रूर याद रखें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।